अस्सलाम वालेकुम। पंजाब में मुकाबले का इम्तिहान यानी पीएमएस के अंदर रिसेंट जो सीट्स आई हुई थी उस पे 37,566 लोगों ने अप्लाई किया था। आज यानी 25 जनवरी 2026 को पीएमएस का स्क्रीनिंग का पेपर था। स्क्रीनिंग टेस्ट यानी जीके का पेपर था, जो कि दो फेजेस में हुआ, मॉर्निंग फेज में और इवनिंग फेज में। आज का पेपर ऐसा पेपर था कि जिसकी जब चेकिंग होगी, इसका जब रिजल्ट एक्सपेक्टेड है, मैं वो बताता हूँ कब एक्सपेक्टेड है। इसके रिजल्ट के बाद ये 37,566 यानी कि 37,500 लोगों में से 1/3 लोग हार्डली बचेंगे। यानी आप कह सकते हैं 10 से 12 हज़ार लोग बचेंगे जो जीके का पेपर पास कर पाएंगे, और बाकी जो लोग होंगे वो इस पेपर में उड़ जाएंगे। यानी नॉन सीरियस कैंडिडेट्स या वो कैंडिडेट्स जिन्होंने तैयारी नहीं की, जो सिर्फ जिन्होंने अप्लाई किया और पेपर में बैठ गए। तो उन लोगों के लिए जो कि सीरियस हैं, जो कि एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो कि इस एग्जाम के अंदर आगे निकलना चाहते हैं, compete करना चाहते हैं और असिस्टेंट कमिश्नर बनना चाहते हैं, ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनना चाहते हैं पंजाब में, उनके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि इस एग्ज़ाम में अगर आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किए तो बाकी 11 जो पेपर हैं उनकी तैयारी के लिए आप कमर बस्ता हो जाए। तो आज का जो इवनिंग का पेपर हुआ, प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस का जीके का पेपर जो इवनिंग फेज में हुआ, सेकंड फेज में हुआ, वो कैंडिडेट्स जो कि मुझसे कनेक्टेड हैं और उन लोगों ने पेपर दिया, जिन लोगों ने, उन्होंने कुछ क्वेश्चन मुझसे शेयर किए, मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूं। ये है पीएमएस जीके का पेपर जो कि इवनिंग फेज में हुआ। जो कैंडिडेट्स मुझे मेरी इस वीडियो को देख रहे होंगे, अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन के अंदर कोई सुकम नजर आता है, कोई वीकनेस नजर आती है, कोई स्टेटमेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, इट इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट कि इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपना कमेंट देकर, अपना लिख कर आप फीडबैक दे सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन ऐसा नहीं था, ऐसे था, या इसका जवाब ये नहीं था, ये था। क्योंकि ह्यूमन इज टू एयर इज ह्यूमन, और हमसे गलती हो सकती है। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे रिपोर्ट किए। तो पीएमएस जीके का जो पेपर हुआ सेकंड फेज का, उसमें एक क्वेश्चन था कि हाईएस्ट डेंसर प्लैनेट इन सोलर सिस्टम, वो अर्थ ही है। एक क्वेश्चन था कि सैविक ये किस कंट्री की सीक्रेट एजेंसी है। सैविक, सैविक SAVAK, सैविक। तो ये ईरान की बेसिकली सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी है। और अगर हम बात करें, एक और क्वेश्चन आया होता कि विच परसेंट ऑफ एरिया इज रिक्वायर्ड फॉर इन्वायरमेंट स्टेबिलिटी फॉर द वर्ल्ड। तो 33% जो है, ये एरिया जो है वो रिक्वायर्ड होता है इन्वायरमेंट की स्टेबिलिटी के लिए। एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि वो क्लोरोप्लास्ट का जो प्लेस होती है, क्लोरोप्लास्ट के किस एरिया के साथ, किस एरिया में शुगर जो है वो अटैच होती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। क्लोरोप्लास्ट जो है आपको पता है कि ये प्लांट्स के अंदर होता है, जिसकी वजह से प्लांट्स का रंग ग्रीन नजर आता है। तो क्लोरोप्लास्ट जो है उसमें शुगर जो है वो अटैच होती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, किस जगह पे? तो उसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आया हुआ था कि 2026 का वेटलैंड डे थीम क्या था। तो 2026 का वेटलैंड वेटलैंड थीम जो था वो था वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। और ये 2026 का करंट अफेयर है, आप कह सकते हैं। सक्रोज जो है ये डाइसेक्राइड होता है एंड कम्बिनेशन होता है किस चीज़ का, ये पूछा गया था। तो ये ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का कम्बिनेशन होता है सक्रोज। सक्रोज बेसिकली शुगर ही है। तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलके बनता है, और ये डाइसेक्राइड होता है इन नेचर। एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि कोल की जो प्योरेस्ट फार्म होती है, प्योर फार्म होती है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको एंथ्रासाइड कहते हैं। एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि जो जो फ्रूट्स होते हैं वो पकते जब हैं, जिनको हम राइपन कहते हैं, वो किस वजह से होते हैं? तो वो ऑक्सीजन की वजह से होते हैं, पकते हैं। और एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि पाकिस्तान ने सेल किया $4.6 बिलियन JF-17 किस मुल्क को? तो ये अजरबैजान को पाकिस्तान ने JF-17 जो है वो 4.6 बिलियन के सेल किए अजरबैजान को। एक और क्वेश्चन पूछा गया कि विच कंट्री टुक रोहिंग्या केस इनटू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो कौन सा कंट्री है जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले गया रोहिंग्या के केस को? रोहिंग्या बेसिकली म्यांमार का पुराना नाम है। तो गैम्बिया वो मुल्क है। एक और क्वेश्चन पूछा गया कि किस कंट्री ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट की 2025 में। तो विच कंट्री डिड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान इन 2025? तो वो बेसिकली चाइना था। चाइना ने 2025 में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया। एक और क्वेश्चन पूछा गया कि वो कौन सा चार्ट है जो शो करता है चेंजेस को ओवर टाइम।
तो लाइन चार्ट का ऑप्शन दुरुस्त था। एक और क्वेश्चन था कि वो कौन सा फीचर है, वो कौन सा एआई फीचर है, विच एआई फीचर इज यूज फॉर अपर बाउंड्री मूवमेंट, सॉरी अपर बॉडी नॉट बाउंड्री, वो कौन सा एआई फीचर है जो कि फॉर अपर बॉडी मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये हेलिक्स ह्यूमनॉइड होता है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि सॉफ्टवेयर पैच इज यूज फॉर, कि सॉफ्टवेयर जो पैच है वो किस लिए इस्तेमाल होता है, ये सिक्योरिटी एंड बग्स को फिक्स करने के लिए। ये जो सिक्योरिटी इश्यूज आते हैं और कोई मेलवेयर आ जाता है सिस्टम के अंदर, तो बग्स को, कोई ग्लिचेस आ जाती हैं, बग्स आ जाते हैं उनको फिक्स करने के लिए होता है। कंपाइलर का क्या फंक्शन है, तो ये बेसिकली कन्वर्ट करता है कोड्स को, कोड्स की कन्वर्जन कंपाइलर के जरिए होती है। एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि इफ एआई वाज एम्बेडेड इन रोबोटिक्स, की अगर रोबोट्स के अंदर एआई को हम एम्बेड कर लें रियल टाइम वर्क पर फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, तो उसको फिर क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे एम्बेडेड एआई। एक और क्वेश्चन पूछा गया कि ग्रीनलैंड जो है वो पार्ट है किस कॉन्टिनेंट का, तो ये बेसिकली ज्योग्राफिकली अगर हम देखें तो ग्रीनलैंड जो है वो नॉर्थ अमेरिका के अंदर आता है। लेकिन अगर पॉलिटिकली देखें या कल्चरली तौर पे देखें कि पॉलिटिक्स के हिसाब से या कल्चर के हिसाब से, तो ये यूरोप में आता है। तो ग्रीनलैंड वैसे जो ज्योग्राफिकली देखें तो ये नॉर्थ अमेरिका के अंदर आता है, लेकिन कल्चरली और पॉलिटिकली अगर हम देखें तो ये यूरोप में आता है। फिर एक और क्वेश्चन पूछा गया था मैथमेटिक्स के हवाले से कि अगर लैम्डा जो है वो, इफ लैम्डा इज इक्वल टू टी एंड टी इज इक्वल टू 1/2, तो फिर लैम्डा इज इक्वल टू क्या आएगा, log 2 डिवाइडेड बाई टी रेज टू पावर 1/2। लैम्डा इज इक्वल टू लॉग, लॉग के साथ आएगा 2 और डिवाइडेड बाई टी रेज टू पावर 1/2। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया कि 27th अमेंडमेंट जो है ये किस चीज़ के बारे में है, तो ये बेसिकली प्रोविंसेस के हवाले से है और जुडिशरी के हवाले से है 27th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। और सोमीलैंड जो है, सोमालिया जो लैंड है, जो सोमीलैंड जो हम इसे कहते हैं, ये न्यूज़ में आई 2025 में। तो ये इसकी रीज़न क्या थी, तो बेसिकली इसराइल ने इसको रिकग्नाइज किया था, सोमालीलैंड 2025 के अंदर ये न्यूज़ में रही, और इसकी रीज़न ये थी कि इसराइल ने इसको रिकग्नाइज किया। ये पूछा गया कि ये 2025 में ये न्यूज़ में क्यों रही, तो इसराइल ने इसको रिकग्नाइज किया, इसलिए ये न्यूज़ में रही, हिट हॉट न्यूज़ में रही। एक और क्वेश्चन पूछा गया कि इफ ए रोप इज 72 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड ऑन स्ट्रेचिंग इट रीच्ड 90 सेंटीमीटर, अगर एक रस्सी जो है वो 72 सेंटीमीटर लॉन्ग है और वो अगर उसको खींचा जाए और वो 90 सेंटीमीटर लॉन्ग हो जाए, देन हाउ मच इंक्रीज, ये कितना इंक्रीज हुआ है, ये 25% इंक्रीज हुआ है। एक और क्वेश्चन मैथमेटिक्स का पूछा गया कि 45 बॉयज पार्टिसिपेटेड इन आर्ट वर्क, आर्ट वर्क में अगर 45 बच्चे जो हैं वो, अगर वो लड़के हिस्सा लेते हैं, एंड देवर 135 टोटल नंबर, तो अगर टोटल नंबर जो है वो 135 है, तो if 45% boys participated in artwork and there were 135 टोटल नंबर, अगर टोटल जो है वो 135 लोग हैं और 45% जो लोग हैं, सॉरी सॉरी, अगर 45% बच्चे जो हैं वो लड़के जो हैं वो आर्ट वर्क में हिस्सा लेते हैं, और ये जो बच्चे हैं ये बेसिकली 45% जो है ये 135 है, तो टोटल बच्चे कितने होंगे, तो ये बेसिकली थर्ड, इसका आंसर था 300, कि 45% बॉयज़ जो हैं अगर हिस्सा लेते हैं आर्ट वर्क में, और ये जो 45% है ये अगर 135 बनते हैं, तो टोटल बच्चे कितने होंगे, तो उसका जो 100% बनेगा वो बनेगा 300। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा गया कि एक एक क्वेश्चन मीडियन के बारे में था, उसका आंसर 13 बनता है। एक और क्वेश्चन था कि साउंड वेव्स जो हैं वो पास कर सकती हैं किसी में से, लिक्विड्स में से और सॉलिड्स में से। एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये किसकी किताब है, ये बेसिकली नेल्सन मंडेला की, जो 27 ईयर साउथ अफ्रीका के बाद में प्रेसिडेंट भी बने, और ये 27 ईयर ये जेल में रहे। और ये क्या इनका दावा था कि इनका मुतालबा था कि जो ब्लैक्स हैं और जो वाइट्स हैं इनको बराबर गर्दाना जाए, ब्लैक्स को इन्फीरियर न समझा जाए। तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है। एक और क्वेश्चन था कि डैश इज द ओनली पर्सन टू हैव सर्व्ड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो ये नूरुल अमीन था, ये वो वाहिद ही बंदा था जो पाकिस्तान का वाइस प्रेसिडेंट रहा है, वरना तो पाकिस्तान में प्रेसिडेंट ही होता है, वाइस प्रेसिडेंट नहीं होता, लेकिन नूरुल अमीन वाहिद बंदा था जो पाकिस्तान का वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुका है। इसके अलावा एक और था कि पीआईए वाज परचेज्ड बाय, पीआईए को किसने परचेज किया, ये आरिफ हबीब कंसोर्टियम, आरिफ हबीब कंसोर्टियम ने इसको खरीदा। इसके अलावा ओरेकल जो है, इट वाज को फाउंडेड बाय, ओरेकल को के साथ जो दूसरा फाउंडर था, यानी कि किसने इसको को फाउंड किया,
तो वो था लैरी एलिसन। ये इसका जवाब ये था। एक और क्वेश्चन था कि जनरल इलेक्शंस आर स्केड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन बांग्लादेश। बांग्लादेश में जो है अभी रिसेंटली इलेक्शन कब हुए? तो या सॉरी, ये बांग्लादेश के अंदर जो रिसेंट इलेक्शन होने जा रहे हैं, नॉट रिसेंटली बल्कि अपकमिंग टाइम पीरियड में। तो बांग्लादेश में इलेक्शंस कब होने जा रहे हैं 2026 में? तो ये 12 फेब को होने जा रहे हैं बांग्लादेश में, यानी कि नेक्स्ट मंथ। एक और क्वेश्चन पूछा गया, और वो क्वेश्चन था आज के पीएमएस के इवनिंग का जो पेपर था, इवनिंग सेशन का, कि हमास का जो फाउंडर था वो कौन था? तो इसका जवाब था शेख अहमद यासीन। और एक और क्वेश्चन पूछा गया कि करतारपुर कॉरिडोर जो है ये कब स्टार्ट हुआ, ओपन हुआ? तो 2019 में ये ओपन हुआ। एक और क्वेश्चन था कि लॉरी टॉप जो लॉरी टॉप है, ये कनेक्ट करता है किन दो चीज़ों को? तो ये चित्राल को दीर के साथ मिलाता है लॉरी टॉप। लोअर दीर और अपर दीर आप लोगों ने सुना होगा। तो लोअरी जो टॉप है ये कनेक्ट करता है चित्राल को दीर के साथ। एक विच इज नॉट पार्ट ऑफ पाकिस्तानी स्मोक। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट को क्लियर नहीं है मुझे, लिहाजा इसका कोई आंसर मेरे पास नहीं है, अगर जब तक क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्लियर नहीं होती। एक और क्वेश्चन था कि करंट टैक्स टू जीडीपी रेशो, आजकल पाकिस्तान की जो टैक्स टू जीडीपी रेशो है वो 11% है। एक और क्वेश्चन पूछा गया कि विच पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर विच विजिटेड विच कंट्री आफ्टर लॉट ऑफ टाइम, कि पाकिस्तान के किस फॉरेन मिनिस्टर ने किस मुल्क को बहुत अरसे बाद जो है वो विजिट किया है? तो बांग्लादेश को। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने बहुत अरसे बाद बांग्लादेश को बेसिकली विजिट किया है। और एक और क्वेश्चन है कि विच पाकिस्तान फीमेल क्रिकेटर वाज एडेड इनटू हॉल ऑफ फेम। वो कौन सी पाकिस्तानी क्रिकेटर है जिसको हॉल ऑफ फेम में ऐड किया गया? तो इसका नाम सना मीर है। एक और क्वेश्चन है कि एथेनॉल, एथेनॉल बेसिकली ये आप शराब कह सकते हैं, ये हाइड्रोक्सल इसमें ग्रुप होता है। तो एथेनॉल जो है इज अ बायोफ्यूल है, और ये कार्बन न्यूट्रल बायोफ्यूल होता है बेसिकली। ये क्वेश्चन था। अब्दुल अजीज अल्बाज ये रिलीजियस लीडर था किस चीज़ का? तो ये बेसिकली जवाब जो था इसका था नन ऑफ दीज। ये बेसिकली सऊदीया का रिलीजियस लीडर था अब्दुल अजीज अल्बाज। और लेफ्टिनेंट जनरल हदीद डाइड इन क्रैश नियर अनकरा 2025। ये किस जगह का से बिलोंग करते थे लेफ्टिनेंट जनरल हदीद? तो ये लीबिया से बिलोंग करते थे। इसी तरह एक और क्वेश्चन पूछा गया आज के पीएमएस के इवनिंग जो पेपर था, सेशन था, उस्मान हादी हु वाज किल्ड बाय इंडिया। तो ये कौन था? ये बंगाली स्टूडेंट था, ये बंगाली स्टूडेंट लीडर था जनजी का, उस्मान हादी उसका नाम था। और ये जो बांग्लादेश के अंदर आपको पता है हसीना वाजिद को जो हटाया गया है, तो बेसिकली स्टूडेंट्स के वहाँ प्रोटेस्ट थे। और ये स्टूडेंट बंगाली स्टूडेंट लीडर था जेन का, इसका नाम क्या था? उस्मान हादी। इसके बारे में क्वेश्चन था। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कौन सा होता है? 5 जून को हम कहते हैं वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। और ईमेल वाज फर्स्ट सेंट, ईमेल को पहली मरतबा कब भेजा गया? तो 1971 में भेजा गया, 1971 में। और क्वार्ट्स, क्वार्ट्स बेसिकली क्रिस्टलाइन फार्म होती है सैंड की। सैंड का फार्मूला भी यही होता है, जिसको रेत हम कहते हैं, SiO2, यानी कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड ये रेत का फार्मूला भी है, और ये सैंड की जो क्रिस्टलाइन फार्म होती है उसी को क्वार्ट्स कहते हैं। तो क्वार्ट्स हैज सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2। इसके अलावा एक और क्वेश्चन था कि विच कंट्री इज नॉट मेंबर ऑफ ECO, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो बांग्लादेश जो है वो ECO का हिस्सा नहीं है। और 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो है ये किस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर की रेजिडेंस है? तो ये यूके के प्राइम मिनिस्टर की रेजिडेंस को हम कहते हैं 10 डाउनिंग स्ट्रीट। और इफ A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, तो देन A यूनियन B जो होगा वो एम्प्टी सेट होगा, यानी A यूनियन B वुड बी इज इक्वल टू नॉट सेट या एम्प्टी सेट। इसके अलावा यानी कि इनके दरम्यान में कोई वो यूनियन कोई चीज़ शामिल नहीं होगी, क्योंकि दोनों A और B सेट दोनों जो है वो एक्सक्लूसिव होंगे, उनके दरम्यान में कोई चीज़ कॉमन नहीं होगी, तो वो खाली सेट ही बनेगा, एम्प्टी सेट बनेगा। एक और क्वेश्चन था कि विच गैस मेंटेन्स टेम्परेचर इन इन्वायरमेंट। ऐसी कौन सी गैस है जो इन्वायरमेंट में टेम्परेचर को मेंटेन करती है? तो ये बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो आपको पता है कि रात को जो पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को कैप्चर करते हैं। इसी तरह इसलिए कहते हैं कि रात को दरख्तों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात को दरख्त जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज कर रहे होते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादती से इंसान को सांस की तंगी हो सकती है, इंसान की डेथ हो सकती है। प्राइमरी इंडस्ट्री अलॉन्ग साइड ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ बलूचिस्तान एंड सिंध। तो बलूचिस्तान और सिंध की जो कोस्ट लाइन है उसके साथ प्राइमरी इंडस्ट्री कौन सी है? तो ये बेसिकली फिशिंग की इंडस्ट्री है। कोस्ट लाइन जो बलूचिस्तान और सिंध की जो है, बलूचिस्तान की और सिंध की जो वो एरियाज हैं जहाँ पे दरिया हैं, तो वो जो कोस्ट लाइन है वहाँ पे इंडस्ट्री कौन सी पनपती है, ग्रो कर रही है? तो फिशिंग की है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन था कि अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन्स इन DNA, DNA जो होता है ये जेनेटिक मटेरियल होता है,
और इसका जो अरेंजमेंट होती है इसमें डीएनए प्रोटीन की, तो उसको हम कहते हैं एडेनिन, यूरासिल और गुआनिन। ये नाइट्रोजनस बेसिस हैं, आप लोगों को पता होगा जो लोग साइंस के लोग हैं। मेरा चूंकि साइंस बैकग्राउंड नहीं है, बट आई रेड इट इन बैक इन मेट्रिकुलेशन। तो प्रोटीन की जो अरेंजमेंट होती है डीएनए के अंदर, वो एडेनिन, यूरासिल और गुआनिन, ये कहीं मैंने पढ़ा था मैट्रिक में बैक इन 2003। तो उसको हम कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन इन डीएनए। इसकी तरतीब ये होती है AUG। इसलिए और भी बहुत सी तरतीब अरेंजमेंट्स हो सकती हैं, लेकिन AUG का ऑप्शन इसमें ठीक था। यू कैन ऐड हाउ मच स्लाइड्स इन PPT। जो प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट जो होती है, स्लाइड्स होती हैं, उसमें कितनी आप स्लाइड्स ऐड कर सकते हैं PPT में। तो पावर पॉइंट के अंदर आप नंबर ऑफ स्लाइड अनलिमिटेड ऐड कर सकते हैं। इसका जवाब अनलिमिटेड था। सेंट्रल एशियन स्टेट जो है, आपको पता है, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, काजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, आज़रबैजान, ये जो सेंट्रल एशियन स्टेट हैं, इनकी तादाद कितनी है? इनकी तादाद 5 है। ये वही स्टेट्स हैं जब रशिया टूटा था तो जो बिखरी थी, बनी थी। तो सॉफ्टवेयर हैविली एम्बेडेड इनटू हार्डवेयर। अगर सॉफ्टवेयर जो कि हाईली एम्बेडेड हो इनटू हार्डवेयर, तो उसको हम कहते हैं फर्मवेयर। ये पूछा गया तो उसको क्या कहते हैं? विच रिनोन्ड बॉक्सर डाइड इन मार्च 2025। 2025 के मार्च में, इनकी जो पिछला साल गुजरा उसके मार्च में, कौन सा बड़ा मशहूर बॉक्सर उसकी डेथ हुई थी? तो ये जॉर्ज फोरमैन था। और पाकिस्तान रीच फाइनल आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स इन आफ्टर आफ्टर मेनी ईयर्स इन हॉकी। तो ये FIH इसका ऑप्शन था। आई डोंट नो व्हाट इज इट ऑल अबाउट, लेकिन इसका ऑप्शन ये आया मेरे सामने। फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम जो है, न्यूक्लियस को कहते हैं बेसिकली। न्यूक्लियस, नॉट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को कहते हैं फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। इसके अंदर ये राइबोसोम प्रोड्यूस होती हैं इसके अंदर, न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के अंदर। और स्टील कैन जो होते हैं, जो ड्रिंक्स के होते हैं, वो कोटेड होते हैं किसी के साथ, टिन के साथ। ये ऑप्शन टिन का दुरुस्त था। ड्रॉट्स जो होते हैं, यानी कि जिसको खुश्क साली कहते हैं, लीड्स टू वाइल्ड फायर्स ड्यू टू। उसके जो ऑप्शन जितने भी थे वो सारे ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन तो करेक्ट था। आई डोंट नो कि कौन से ऑप्शन थे, लेकिन इसका जवाब ऑल ऑफ दीज था। सेडिमेंटेशन जो होती है, जो वाटर की ट्रीटमेंट होती है, या सेडिमेंट्री रॉक्स जब बनती हैं, या जो सॉलिड या इनसॉल्युबल मटेरियल होते हैं पानी के अंदर, वो जब पेंदे में बैठ जाते हैं, तो इसको हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। तो ये प्राइमरी प्रोसेस ऑफ वाटर है बेसिकली, वाटर ट्रीटमेंट का। इसके बारे में क्वेश्चन था। आफ्टर अराइवल ऑफ मिल्क इन इंडस्ट्री, जब मिल्क इंडस्ट्री के अंदर आता है, तो इट इज पोर्ड इनटू सिलोज। सिलोज बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं जिसमें जब मिल्क पहुंचता है इंडस्ट्री में, तो उसमें उन सिलोज में कलेक्ट किया जाता है। विच कैटेगरी ऑफ नोबेल पीस प्राइज इज नॉट गिवन इन स्वीडन। तो ये इसके बारे में आंसर आया है जो स्टूडेंट्स की तरफ से, कि पीस प्राइज इन नॉर्वे जो है, ये बेसिकली स्वीडन के अंदर पीस नोबेल पीस प्राइज इस किस्म का नहीं दिया जाता। उस कैटेगरी का नाम है पीस प्राइज इन नॉर्वे। GSP+, ये बेसिकली ट्रेड का एक स्टेटस है कंट्रीज का, वॉज गिवन टू पाकिस्तान बाई यूरोपीय यूनियन। ये 2014 में दिया गया। ये पूछा गया कि कब दिया गया था। GSP+ स्टेटस जो था पाकिस्तान को दिया गया, यूरोपीय यूनियन ने दिया था, और ये 2014 में, यानी कि 2014 में दिया गया। ये वही साल था जिसमें पाकिस्तान जो आर्मी पब्लिक स्कूल है उसमें हमला भी हुआ, 16 दिसंबर को। अच्छा, हु रिमूव पाकिस्तान फ्रॉम एयर सेफ्टी लिस्ट। एयर सेफ्टी लिस्ट ये होती है कि पाकिस्तान की जो पायलट्स हैं, ये जो पाकिस्तान की जो हवाबाजी का जो शोबा है, यानी कि जो एविएशन का डिपार्टमेंट है, उसको यूके ने पाकिस्तान को एयर सेफ्टी लिस्ट से हटा दिया, क्योंकि पाकिस्तान के जो जहाज थे वो गिर रहे थे, और जो पाकिस्तान के जो पायलट थे उनकी जो डिग्रियां थी वो साबित हो रही थी। तो यूके ने पाकिस्तान को लिखा, क्वेश्चन पूछा गया कि किस कंट्री ने पाकिस्तान को एयर सेफ्टी लिस्ट से निकाल दिया, तो यूके ने निकाल दिया था। विच लेफ्ट पेरिस पैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। तो यूएसए ने पेरिस पैक्ट जो है, वो जो एग्रीमेंट है उससे अपने आप को निकाल दिया था यूएसए ने। और पाकिस्तान लार्जेस्ट एक्सपोर्ट ऑफ गारमेंट्स। पाकिस्तान के जो गारमेंट्स हैं, ये जो कपड़े हैं, ये सबसे ज़्यादा किस मुल्क को बरामद होते हैं? तो ये यूएसए को होते हैं। एक और क्वेश्चन था कि 2025 का जो नोबेल पीस प्राइज है, उसकी अमाउंट कितनी थी? 11 मिलियन थी, और ये 11 मिलियन स्वीडन क्रोन के अंदर उनकी उनकी मतलब है कि उस नोबेल पीस प्राइज है भी बेसिकली स्वीडन का ही है। तो उसकी जो अमाउंट थी नोबेल पीस प्राइज की, नोबेल प्राइज अमाउंट जो है, सॉरी नॉट पीस, नोबेल प्राइज की जो अमाउंट थी 2025 की, वो थी 11 मिलियन स्वीडन क्रोन। ये उनकी करेंसी है। और कॉन्शियसली ऑप्टिमिस्टिक इन इकोनॉमी। कॉन्शियसली ऑप्टिमिस्टिक इन इकोनॉमी, ये जो फ्रेज है, इसका मतलब ये है कि होपफुलनेस फॉर फ्यूचर, कि मुस्तकबिल के लिए जब आप होपफुल होते हैं, उसको हम कहते हैं कॉन्शियसली ऑप्टिमिस्टिक इन इकोनॉमी। इसके अलावा एक और क्वेश्चन था कि टू एंड मैनी पॉपुलेशंस ऑफ स्पीशीज, कि जो कोई भी स्पीशी है, जैसे इंसान एक स्पीशी है,
तो बहुत सारी जो स्पीशीज है पाकिस्तान को, ह्यूमंस की जो स्पीशीज है इसको हम होमोसेपियन कहते हैं। तो बहुत सारी जो पॉपुलेशंस होती है एक एक जैसी स्पीशीज की, तो उसको हम कम्युनिटी कहते हैं। आवाज दोस्त किताब जो है उसके राइटर कौन है, तो ये मुख्तार मसूद की किताब है। और एक और किताब लिखा हुआ था, क्वेश्चन था कि टू वाटर मालिक्यूल्स आर बॉन्डेड बाई, पानी के जो दो मालिक्यूल होते हैं उनको आपस में बॉन्ड किस तरह बनता है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। एक और क्वेश्चन था कि भत जो है वो करेंसी वो किस मुल्क की है, तो ये थाईलैंड की है। थाईलैंड आपको पता है कि वो कंट्री है जिसको हम कहते हैं लैंड ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स। और थाईलैंड के बाद लिखा हुआ था कि कयात, KYAT, कयात ये किस मुल्क की करेंसी है, तो ये म्यांमार की है जिसको हम रोहिंग्या भी कहते हैं। और एक और क्वेश्चन था कि एंजाइम स्ट्रक्चर जो है उसको क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड, पेप्टाइड कहते हैं बेसिकली जो एक अमाइनो एसिड और दूसरे अमाइनो एसिड, यानी दोनों दो अमाइनो एसिड की अगर चीजें हों, दो अमाइनो एसिड उनके दरमियान का जो बॉन्ड होता है उसको पेप्टाइड कहते हैं। पोली का मतलब होता है बहुत सारे, तो पॉलीपेप्टाइड का मतलब है बहुत सारे अमाइनो एसिड के दरमियान में जो बॉन्ड्स होते हैं, तो उसको बेसिकली एंजाइम कहते हैं। एंजाइम जो है वो बायोकेमिकल रिएक्शन को बेसिकली कैटलाइज करने का काम करता है। ये एक ऐसी चीज़ होती है, ये नाइट्रोजनस होता है बेसिकली। और न्यूक्लियर एनर्जी जो है, क्वेश्चन था कि न्यूक्लियर एनर्जी इज विच परसेंट ऑफ टोटल वर्ल्ड एनर्जी डिमांड, दुनिया की जो पूरी वर्ल्ड की जो एनर्जी की डिमांड है उसका कितना हिस्सा जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी है, तो ये बेसिकली 10% है। पूरी दुनिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर जो एनर्जी की डिमांड है उसका जो 10% है वो बनती है न्यूक्लियर एनर्जी की डिमांड। तो क्वेश्चन था कि न्यूक्लियर एनर्जी इज विच परसेंट ऑफ टोटल वर्ल्ड एनर्जी डिमांड, तो ये 10% है। यानी कि पूरी दुनिया की जो वर्ल्ड एनर्जी की जो पूरी दुनिया की जो डिमांड है एनर्जी की, उसमें जो न्यूक्लियर एनर्जी की डिमांड बनती है वो 10% बनती है, या पूरी दुनिया की जो डिमांड होती है उसका 10% जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी है। और एक और क्वेश्चन था कि वो कौन सी किताब है जो डॉक्टर हेनरी किसिंजर ने नहीं लिखी थी, तो किताब का नाम है पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस। मैंने इसकी बहुत सी किताबों के इनके नाम देखे हैं, लेकिन पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस किस किताब का नाम, ये डॉक्टर हेनरी किसिंजर की किताब नहीं है। इस तरह एक किताब था फैज़ अहमद फैज़ के साथ मंसूब कौन सी किताब है, तो दर्द आशूब, ये फैज़ अहमद फैज़ का दूसरा शेरी मजमूआ है मेरे मेरे हम्बल नॉलेज के मुताबिक। आप इसको काउंटर चेक भी कर सकते हैं। और एक और क्वेश्चन था कि हाइपर सेक्टोरल सेटेलाइट पाकिस्तान HS1 जो है, ये किस चीज़ के लिए है, तो ये बेसिकली लैंड की मॉनिटरिंग के लिए है और एग्रीकल्चर पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। हाइपर सेक्टोरल सेटेलाइट ये पाकिस्तान का है और इसका नाम HS1 है। एक और क्वेश्चन था कि 10, ये मैथमेटिक्स का था। आ, ये था, सॉरी, द पेंटेड एरिया ऑफ 64 सेंटीमीटर क्यूब, ये बनता है 96 सेंटीमीटर स्क्वेयर। और एक क्वेश्चन था ARP एब्रीवेशन, ये था ARP से बनता है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ARP। और एक और क्वेश्चन था कि हु वाज नॉट पार्ट ऑफ फर्स्ट पाकिस्तानी कैबिनेट, तो अली बोगरा जो था वो उसका पार्ट नहीं था फर्स्ट पाकिस्तानी कैबिनेट का। और पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है वो हर साल फेस करते हैं किस चीज़ को, फ्लड्स को फेस करते हैं बेसिकली। तो एक और क्वेश्चन था 10, मुझे इस साइन का समझ नहीं आ रही कि इसको हम क्या कहते हैं, हालांकि मैंने खुद FSC प्री इंजीनियरिंग की थी बैक इन 2005। लेकिन 10 उस और डिवाइडेड बाई 7, और ये आई थिंक 10, और इसके साथ साइन होता है एक जैसे वर्टिकल साइन होता है और नीचे डॉट होता है। मुझे अब इस साइन का नाम नहीं आ रहा, आप लोगों को पता अगर आपको याद आ रहा है कि इसको क्या कहते हैं साइन को, मेरे माइंड से ये लफ्ज स्किप हो गया इस साइन को क्या कहते हैं। तो 10 डिवाइडेड बाई 7, और इसके आंसर था 720, क्योंकि 10 को जब हम ओपन करेंगे तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 7 होगा, और नीचे भी 7 है। तो इसको 7 को क्रॉस कर लेंगे तो 10 डिवाइडेड बाई 9 डिवाइड बाई, सॉरी, 10 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 7, और डिवाइड बाई होगा 7, तो 7 से 7 क्रॉस हो जाएगा। तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 8, तो ये जवाब बनता है 720। तो इसको क्या कहते हैं, 10 के साथ जो साइन होता है, मुझे इसका साइन का नाम भूल गया, ये मैथमेटिकल एक होता है, साइन होता है। और FSC के अंदर बाकायदा इसके ऊपर एक चैप्टर होता था, मुझे एग्जैक्टली इसका नाम भूल गया है। आप लोगों ने, अगर आप लोगों को याद हो तो आप इस वीडियो के कमेंट के सेक्शन के अंदर बताइएगा कि इसको क्या बोलते हैं। और ये तकरीबन कोई बनते हैं क्वेश्चन ऑलमोस्ट। और एक और क्वेश्चन था मैथमेटिक्स का कि -5p+2q+20, ये एक क्वेश्चन का आंसर ये था, -5p+2q+20। और ये तकरीबन बनते हैं कोई 83
84 या 85 क्वेश्चन बनते हैं ऑलमोस्ट तादाद में। ये है पीएमएस जीके का सेकंड टाइम का, सेकंड सेशन का पेपर था। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं, ये क्वेश्चंस एज पर माई हम्बल नॉलेज ये करेक्ट है। अगर इसमें किसी किस्म की कोई मिस्टेक हो, कोई सुकम हो, कोई लैकुना हो, कोई वीकनेस हो, कोई इसमें कमी बेशी हो, तो आप ज़रूर कोऑपरेट करते हुए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर अपना फीडबैक रिकॉर्ड करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन का जवाब ये नहीं था, जो आपकी नॉलेज के मुताबिक या कॉग्निजेंस के मुताबिक कुछ और था। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित हुई होगी। पीएमएस जीके के ये इवनिंग सेशन के हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, शेयर किए हैं। अगर आपने पीएमएस जीके का पेपर दिया है तो अपने माइंड में ये बात क्लियर रखें कि इस पेपर का जो रिजल्ट होगा, चाहे आपने मॉर्निंग का पेपर दिया है, चाहे आपने इवनिंग का पेपर दिया है पीएमएस का, तो ये 37,566 लोग जिन्होंने अप्लाई किया था, इसमें से मैं उम्मीद करता हूँ कि 37,500 लोगों में से कोई ऊपर के 5-7 हज़ार जो लोग होंगे वो तो अपीयर ही नहीं होंगे। तो ये तकरीबन आप कह सकते हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा, 10,000 के करीब, मैं ये अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर बात कर रहा हूँ। 37,566 लोग हैं जिन लोगों ने एग्जाम दिया, 10,000 लोग तो इसमें अपीयर नहीं होंगे, तो 27,000 लोग बचेंगे। 27,000 अगर लोग अपीयर होते हैं तो उसमें से 1/3 लोग पास होंगे। अब 27,000 का अगर 1/3 निकालें तो वो 9,000 बनता है। तो बमुश्किल 9,000 लोग इस पेपर को पास करेंगे जो आज मॉर्निंग टाइम हुआ और इवनिंग टाइम हुआ, पीएमएस जीके का स्क्रीनिंग पेपर। अगर आपने ये पेपर दिया है तो मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको इसमें कामयाब करे। अगर आपको लगता है कि ये पेपर बेहतर था, आप इसमें पास हो जाएंगे, यानी 40+ जो नंबर लोग बचे लेंगे वो पास होंगे, तो आप अपने जो रिमेनिंग 11 पेपर्स हैं, जिसमें कंपलसरी पेपर्स भी हैं और ऑप्शनल पेपर भी हैं, उनकी तैयारी करें। और ऐसे राइटिंग के हवाले से, प्रेसी राइटिंग के हवाले से, कंप्रीहेंशन के हवाले से, और कंपलसरी एग्जाम जो पेपर है उनकी तैयारी के हवाले से, और ऑप्शनल पेपर के हवाले से, उनकी तैयारी के हवाले से आप मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अजमल खान को सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि इस चैनल की वसातत से मैं आपको कंपलसरी पेपर्स के हवाले से भी और ऑप्शनल पेपर के हवाले से भी स्टडी प्लान भी शेयर करता रहता हूँ, और ये भी बताता रहता हूँ कि किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक्स और कौन से ऑनलाइन रिसोर्सेज आपको कंसल्ट करने चाहिए, पेपर पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स कौन सी बेहतर रहती हैं, और आपको एक्सेप्शनल मार्क्स हासिल करने के लिए पेपर में किस किन स्ट्रेटजीज को और किस अप्रोच को फॉलो करना चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपने फीडबैक से मुझे आगाह करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।